हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफल एकेडमी। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग समझेंगे जिसका प्रयोग हम लोग विपरीतार्थक रूप में करते हैं, अर्थात सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए एक भाग में कुछ और कहते हैं तो दूसरा भाग में उसके विपरीत कुछ कहेंगे। इस तरह के वाक्य में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जानकारी के अभाव में आप उतना अच्छा सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे और अगर बोलेंगे भी तो आप गलती कर बैठेंगे। इस सब से बचने के लिए और यह नया चीज सीखने के लिए हम आपको कुछ सेंटेंसेस बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही टिपिकल है। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, समय नहीं गवाते हुए आइए हम लोग सीखते हैं। फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है, यद्यपि वह धनी है तथापि या तो भी वह कंजूस है। इस वाक्य में पहला भाग में कहा जाता है कि यद्यपि वह धनी है, यानी मान लेते हैं या ठीक है वह धनी है, तथापि या तो भी वह कंजूस है। कहने मतलब यह हुआ कि धनी होने के बावजूद वह कंजूस है। अर्थात एक भाग में हम बोल रहे हैं कि वह धनी है, तो दूसरा भाग में जो बता रहे हैं वो जस्ट उसका विपरीत है। धनी व्यक्ति को कंजूस नहीं होना चाहिए, लेकिन वह कंजूस है। तो इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाएंगे ये भी हम सीखेंगे। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, यद्यपि वह गरीब है तथापि या तो भी वह सुखी है। जनरली गरीब व्यक्ति दुखी होते हैं, लेकिन यहां हम क्या बता रहे हैं, उसका जस्ट उल्टा, तथापि या तो भी वह सुखी है। तो इस तरह के वाक्य हम कैसे बोलते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे इसको जोरदार पूर्वक कहेंगे, वही हम आप सीखेंगे। और कहां और किस वर्ड का इस तरह के वाक्य प्रयोग नहीं करना चाहिए जो भूलवश लोग कर देते हैं, वही आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए इसे बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। सबसे पहले दो या अल्दो, इसका अर्थ होता है यद्यपि। आप इसे भले ही किसी से भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी जो कहना हो वो क्लाउज, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लाउज जिसमें हम विपरीत बोलते हैं पहले क्लाउज का, वो क्लाउज जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। दोस्तों, प्रिंसिपल क्लाउज मतलब होता है प्रधान उपवाक्य, मतलब जो उपवाक्य मेन हो, यानी बाद में होता हो। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं गौण, यानी अधीन, अधीनस्थ उपवाक्य, यानी जो डिपेंड हो नेक्स्ट क्लॉज पर, उसके अंतर्गत आता हो, उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दो या अल्दो के साथ जो क्लॉज आएगा उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो बाद में आता है उसे बोलते हैं मेन क्लॉज। ठीक है। क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य, यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अवश्य हो। ठीक है दोस्तों, यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के वाक्य में यद्यपि के लिए तो अल्दो या तो का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसी में जो आगे है तथापि या तो भी, उसके लिए किसी भी शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। भूलवश लोग बट का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही भयंकर भूल है। ठीक है, सिर्फ कॉमा देने से ही काम चल जाता है। तो आइए उस सेंटेंस को बना के देखते हैं। अभी हम बता चुके हैं कि इस वाक्य में तथापि या तो भी के लिए किसी भी शब्द का या किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ कॉमा देते हैं, उसी से काम चल जाता है। अब देखिए, यद्यपि वह धनी है, तो यद्यपि के लिए दो या दो, उसके बाद वह धनी है तो ही इज रिच। अब यहां जो तथापि या तो भी है, उसके लिए हम किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहां कॉमा दे रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो भी वह कंजूस है, ही इज अ माइजर। राइट। तो क्या हो जाएगा, दो ही इज रिच, ही इज अ माइजर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यद्यपि वह गरीब है तथापि या तो भी वह सुखी है। दो या अल्दो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। यहां भी देखिए सिर्फ कॉमा का प्रयोग किए हैं। तथापि या तो भी के लिए किसी भी एक्स्ट्रा शब्द का प्रयोग हम नहीं किए हैं। नेक्स्ट देखिए,
यद्यपि यह पोशाक कीमती है तथापि या तो भी ये गंदे हैं। although या दो these clothes are costly they are dirty। मतलब यहां भी हम सिर्फ कॉमा दिए हैं, उसी से अर्थ हो गया तथापि या तो भी। लेकिन इसके लिए भी हम एक वर्ड का प्रयोग करते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, यद्यप उसने कठिन परिश्रम किया अर्थात वह कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल कर गया। तो दो या although he worked hard he failed। आप इन सभी वाक्यों में देखे होंगे कि हमने तथापि या तो भी के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं, सिर्फ कॉमा दे दिए हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद, उसी से इसका अर्थ झलक गया। यानी दो या अल्दो में ही यद्यपि और तथापि दोनों का अर्थ समाहित है। ठीक है, अब आगे देखिए कि कहीं कहीं हम क्या करते हैं, तथापि या तो भी के लिए येट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, जब सेंटेंस को अधिक जोरदार बनाना हो तो कभी कभी हम अल्दो या दो के साथ नेक्स्ट क्लॉज में यानी प्रिंसिपल क्लॉज से पहले येट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बट का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे, यानी दो या अल्दो के साथ बट का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, इसके आधार पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसे आपको ध्यान रखना होगा। सेंटेंस में दे दिया जाएगा दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। सेंटेंस सुनने में लगता है कि सही है, लेकिन यह वाक्य बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दो या अल्दो के साथ बट का प्रयोग हो ही नहीं सकता। करना भी अगर है तो हम येट का प्रयोग कर सकते हैं। कह सकते हैं दो या अल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। मतलब गरीब है तभी वह ईमानदार है। हम बट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके आधार पर हम आगे एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, अभी जो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताए थे उसके तहत हम बता चुके हैं कि बट का प्रयोग नहीं करेंगे, येट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बट का प्रयोग हम कर सकते हैं जब सबऑर्डिनेट क्लॉज में दो या अल्दो का प्रयोग नहीं करके एक दूसरा स्ट्रक्चर का प्रयोग करें तो वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा वो भी आप देख लीजिए। सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर भी वन, उसके बाद हम कर सकते हैं बट सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। यानी जो दो या अल्दो वाला क्लॉज था उसमें हम दो अल्दो को हटा के मे का प्रयोग कर देंगे और फिर वर्ब का, और उसके बाद बट देके जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका प्रयोग कर देंगे। तो सेंटेंस हो सकता है उसका भी सेंस वही होगा जो दो या अल्दो का प्रयोग करने से होता है। अब आइए इसके आधार पर हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे इसका प्रयोग करेंगे, कहां गलती होता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। यद्यपि वो धनी है तथापि या तो भी वह कंजूस है। फ्रेंड्स, हम दो का प्रयोग करते हैं या अल्दो का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, दो या अल्दो ही इज रिच येट ही इज अ माइजर। फ्रेंड्स, अभी हम यहां पर बताए हैं तथापि या तो भी के लिए हम येट का प्रयोग कर सकते हैं दो या अल्दो के साथ, लेकिन बट का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे। अगर बट का प्रयोग करना हो तो स्ट्रक्चर हो जाएगा डिफरेंट, जो हम आपको बताए हैं उसका। कैसे, तो ये देखिए, अगर हम कहते हैं दो या अल्दो ही इज रिच तो यहां बट का प्रयोग किए हैं जो गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं है। अगर बट का प्रयोग करना हो तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ही मे बी रिच बट ही इज ए माइजर। वह धनी हो सकता है लेकिन वह कंजूस है, यह सेंटेंस सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन वाक्यों में दो या अल्दो का प्रयोग जब करेंगे तो नेक्स्ट क्लॉज में हम किसी भी अदर वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे तभी काम चलेगा। लेकिन अगर जोरदार बनाना हो तो हम येट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। अगर बट का प्रयोग करना हो तो स्ट्रक्चर कुछ अलग हो जाएगा। दो और अल्दो के साथ हम बट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए दो और अल्दो को हटा देंगे और सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मे प्लस भी वर्ड का प्रयोग करेंगे, जो आपको थर्ड सेंटेंस है, ही मे बी रिच बट ही इज अ माइजर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यद्यपि वह गरीब है तथापि तो भी वह सुखी है। दो या अल्दो ही इज पुअर, यहां तथापि तो भी के लिए हम येट का प्रयोग किए हैं सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, येट
ही इज हैप्पी, ये सही है। लेकिन अगर इसी येट के स्थान पर हम बट का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, जो यहां पर बताया गया है। ठीक है, अगर बट का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे? ही मे बी पुअर बट ही इज माइजर, ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में दो या अल्दो का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, जिस तरह से दो अल्दो का प्रयोग सीखे हैं उसी तरह से हिंदी में एक वर्ड होता है के बावजूद या के रहते हुए, इससे भी हम विपरीतार्थक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे धन के रहते हुए भी या धन के रहने के बावजूद वह दुखी है। अब यहां पर रहते हुए या के बावजूद के लिए हम दो तीन वर्ड का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? आइए देखते हैं। एक होता है इन स्पाइट ऑफ, दूसरा होता है डिस्पाइट, तीसरा होता है फॉर ऑल। फ्रेंड्स, यहां ध्यान यह दीजिए, जब हम इन स्पाइट का प्रयोग करेंगे तो ऑफ अवश्य आएगा, लेकिन अगर हम डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं तो वहां ऑफ नहीं होगा। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद नाउन प्लस क्लॉज, जो क्लॉज जो कहना रहेगा वो। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। धन के रहते हुए भी या धन के रहने के बावजूद वह दुखी है, तो पहले हम बनाएंगे धन के रहते हुए भी या के बावजूद। तो क्या करेंगे? इन स्पाइट ऑफ वेल्थ, डिस्पाइट वेल्थ या फॉर ऑल हिज वेल्थ। क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या फॉर ऑल हिज वेल्थ। फिर नेक्स्ट क्या है? वह दुखी है, तो ही इज अनहैप्पी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है। तो पुत्रों के रहते हुए भी हम क्या करेंगे? इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। यहां पर फॉर ऑल का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहां पर प्रयोग नहीं दिखाया है, आपको समझा दिए हैं। आप फॉर ऑल का ही प्रयोग कर सकते हैं अगर यहां उसके बाद नाउन हो तो क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ सन्स या डिस्पाइट सन्स या फॉर ऑल हिज सन्स। ध्यान ये दीजिएगा, जब फॉर ऑल का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो नाउन आएगा उससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ सन्स या डिस्पाइट सन्स या फॉर ऑल हिज सन्स ही इज हेल्पलेस। यहां बनाए हैं फॉर ऑल हिज सन्स ही इज हेल्पलेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए, विद्युता के रहते हुए भी वह मूर्ख है। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ हिज लर्निंग, उसमें विद्युता रहने के बावजूद या विद्युता रहते हुए भी वह मूर्ख है, ही इज फुलिश। अगर फॉर ऑल का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर ऑल हिज लर्निंग ही इज फुलिश। ठीक है दोस्तों, तो यहां हम बता रहे थे कि के बावजूद या के रहते हुए उसके बाद अगर नाउन का प्रयोग करता है तब, अगर उस नाउन के स्थान पर कोई वर्ब आता है तो प्रयोग क्या करेंगे? उस कंडीशन में फॉर ऑल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिकतर इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का प्रयोग होता है और वही प्रयोग आप लोगों को भी करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, उसे बार बार विनती करने के बावजूद भी, यहां विनती करने के बावजूद है, पहले क्या था? बेटा के बावजूद या धन के बावजूद, यहां क्या है? विनती करने के बावजूद। तो विनती करना क्या है? वर्ब है। तो इसीलिए हम यहाँ पर फॉर ऑल का प्रयोग करेंगे तो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो क्या प्रयोग करेंगे? इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। तो क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, विनती करना यानी रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, बार बार के लिए होता है अगेन एंड अगेन। तो इन स्पाइट ऑफ रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन या डिस्पाइट रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई एडवाइस, वो मेरा राय या मेरा विचार नहीं माना। ठीक है, तो समझ गए। अगर वर्ब का प्रयोग करना हो तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का प्रयोग करेंगे, फॉर ऑल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, नौकरी मिलने के बावजूद भी वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता रहा। नौकरी मिलना या नौकरी मिलना वर्ब हो गया, तो क्या प्रयोग करेंगे? इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। तो क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ गेटिंग द जॉब या डिस्पाइट गेटिंग द जॉब। हर वाक्य में आप ध्यान दीजिए कि डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डिस्पाइट ऑफ अगर दे दिएगा तो गलत हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट प्लस नाउन या बिफोर। ठीक है, तो डिस्पाइट गेटिंग द जॉब ही कंटिन्यू टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखें। अब आगे
दोस्तों अभी जो वाक्य हम बताने जा रहे हैं ये अच्छा बोलने के लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी सेंटेंस को इंप्रेसिव बनाता है, सेंटेंस को जोरदार पूर्वक बनाता है, तो सेंटेंस इंप्रेसिव लगता है। आइए उन वाक्यों को देखते हैं। जहां वह राम को डांटता है वही मैं उसको प्यार करता हूं। इसमें पहला क्लाउज दूसरे क्लाउज से कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, दोनों में एक दूसरे के विपरीत है। तो इसको इस आधार पर बोला जाता है कि जहां एक ओर वह राम को डांटता है वही दूसरी ओर मैं उसे प्यार करता हूं। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर होते हैं, आइए उस स्ट्रक्चर पर विचार करते हैं। व्हाइल या वेयर एज प्लस क्लाउज, जहां वो डांटता है, जहां एक और के लिए प्रयोग करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लाउज के लिए हम सिर्फ प्रिंसिपल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों जहां के लिए हम व्हाइल या वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज, और नेक्स्ट क्लाउज में हम वहीं दूसरी ओर के लिए यहां पर कुछ प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम व्हाइल या वेयर का प्रयोग करेंगे तो नेक्स्ट क्लाउज के पहले हम किसी भी तरह का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन एक दूसरा स्ट्रक्चर है, वो क्या है? व्हाइल ऑन वन हैंड। पहला क्लाउज में व्हाइल के बदले हम या वेयर के बदले हम व्हाइल ऑन वन हैंड का प्रयोग कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लाउज में हम शुरू में कुछ रहे, लास्ट में लगा सकते हैं ऑन द अदर। जैसे देख लीजिए, प्रिंसिपल क्लाउज के बाद यहां पर लिखे हैं ऑन द अदर, मतलब यह हुआ जहां एक बार ऐसा हम करते हैं वहीं दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड करने की जरूरत नहीं है। वैसे ऑन द अदर हैंड हम कह भी सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन चूंकि व्हाइल ऑन वन हैंड हम प्रयोग कर चुके हैं, इसीलिए हैंड का प्रयोग दोबारा करना रिपीटेशन ऑफ डाउन हो जाएगा, इसीलिए नहीं करते हैं। तो आइए इसके आधार पर सेंटेंस देखते हैं और उसे प्रयोग करके बताते हैं कैसे इस सेंटेंस को बनाया जाता है। जहां राम को वह डांटता है वही मैं उसको प्यार करता हूं। यहां वही के लिए किसी वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम व्हाइल का प्रयोग करेंगे जहां के लिए, तो क्या हो जाएगा? व्हाइल या वेयर एज ही स्कोल्ड्स राम। स्कोल्ड मतलब डांटना होता है, तो क्या हो गया? जहां वह राम को डांटता है वही मैं उसको प्यार करता हूं। यहां वही के लिए किसी वर्ड का प्रयोग नहीं किए हैं, मैं उसको प्यार करता हूं, आई लव हिम। इसी वाक्य को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जहां एक और राम को डांटता है वही दूसरी ओर मैं उसको प्यार करता हूं। दोस्तों इसमें एक और बात समझ लीजिए कि ये क्लाउज, ये सेंटेंस इससे पहले वाले सेंटेंस से ज्यादा जोरदार पूर्वक होता है, इसीलिए व्हाइल ऑन वन हैंड का प्रयोग करना ज्यादा एम्फेटिक होता है। ठीक है, तो व्हाइल ऑन वन हैंड का प्रयोग हम करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखिए। जिस तरह से हम व्हाइल या वेयर का प्रयोग किए थे उसी तरह से प्रयोग करेंगे। व्हाइल ऑन वन हैंड पहले, फिर ही स्कोल्ड्स राम। अब नेक्स्ट क्लाउज में क्या होगा? आई लव हिम देने के बाद ऑन द अदर लास्ट में जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? व्हाइल ऑन वन हैंड ही स्कोल्ड्स राम, आई लव हिम ऑन द अदर। ठीक है, ये ज्यादा एम्फेटिक होता है, ज्यादा जोरदार होता है पहले वाले से। फिर देखिए, जहां एक ओर झूठ बोलते हैं वही दूसरी ओर में सच बोलता हूं। व्हाइल या वेयर एज ही टेल्स ए लाई। अब यहां वही के लिए हम किसी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब हम यह प्रयोग करते हैं व्हाइल ऑन वन हैंड ही टेल्स ए लाई, तब नेक्स्ट क्लास में ऑन द अदर हैंड जोड़ना पड़ेगा। इसको क्या कहेंगे? व्हाइल ऑन वन हैंड ही टेल्स ए लाई, आई स्पीक द ट्रूथ ऑन द अदर। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आई स्पीक द ट्रूथ ऑन द अदर हैंड, या ये भी कर सकते हैं व्हाइल ऑन वन हैंड ही टेल्स ए लाई, ऑन द अदर हैंड आई स्पीक द ट्रूथ। तो ऑन द अदर हैंड अगर जोड़ेंगे तो सेंटेंस में जो क्लाउज नेक्स्ट क्लाउज है उससे पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, बट ये जो प्रयोग हम बता रहे हैं ये बेटर है, इसी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? व्हाइल ऑन वन हैंड ही टेल्स ए लाई, आई स्पीक द ट्रूथ ऑन द अदर। दूसरा देखिए, जहां एक और खुशी है वहीं दूसरी ओर दुख है। व्हाइल या वेयर एज देयर इज हैप्पीनेस, एक और खुशी है, देयर इज हैप्पीनेस, वही के लिए आपको प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हम प्रयोग किया व्हाइल या वेयर एज का, सिर्फ हो जाएगा देयर इज श्योर। अब जब हम ऑन वन हैंड का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? व्हाइल ऑन वन हैंड देयर इज हैप्पीनेस, उसका कॉमा देने के बाद देयर इज शैडो ऑन द अदर। इस तरह से हम इन वाक्यों को बनाते हैं। एक और वाक्य देखिए, जहां वह गरीबों को खिलाता है वही मोहन उन्हें सताता है। तो वही व्हाइल या वेयर एज ही फीड्स द पुअर, कॉमा मोहन ट्रबल्स देम। यहां पर वही के लिए हम
किसी वर्ड का प्रयोग नहीं किए हैं जब हम सेंटेंस को शुरू किए हैं while या where से। लेकिन जब सेंटेंस को शुरू करेंगे while on one hand करेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में on the other का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? while on one hand he feeds the poor, Mohan troubles them on the other। ठीक उसी प्रकार जहां एक और आप खुद पढ़ाई नहीं करते वहीं दूसरी ओर आप किसी को पढ़ने नहीं देते। while whereas you yourself don't study, you don't allow anybody to study। अगर हम on one hand का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? while on one hand you yourself don't study, you don't allow anybody to study on the other। कहने का मतलब ये हुआ कि while on the one hand इसका प्रयोग करना ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा एम्फेटिक होता है। सिंपल while या where का प्रयोग करेंगे तो जबकि का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में ऐसे ही बोल सकते हैं कि आप किसी को पढ़ने नहीं देते हैं जबकि आप खुद पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम while या where का प्रयोग करेंगे तो वो बेटर होगा। लेकिन जहां पर एक और दूसरी ओर ऐसा सेंटेंस में लगा हो तो वहां पर हम while on one hand and the other इसका प्रयोग करना बेहतर होगा, जो कि आपको हम बताए हैं। देखिए एग्जाम्पल, एक और आप पैसा कमाते नहीं हैं वहीं दूसरी ओर आप खर्च करते हैं, इसलिए आपके पास पैसा नहीं है। तो एक और आप पैसा कमाते नहीं है इसके लिए हम प्रयोग करेंगे while on one hand। अगर हम while या where का प्रयोग भी गलत नहीं होगा, लेकिन इससे बेटर होगा while on one hand। तो क्या हो जाएगा? while on one hand you don't earn money, you spend it on the other। क्योंकि ये दोनों क्लॉज में कंट्रास्ट होता है, एक तरफ आप कमाते नहीं है दूसरी तरफ आप खर्चा करते हैं, दोनों एक दूसरे का कंट्रास्ट बताता है, अपोजिट है, इसीलिए यू डोंट हैव मनी। तो समझना ये है, कंट्रास्ट दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं while on the one hand, फिर नेक्स्ट क्लॉज के बाद on the other। on the other मींस on the other है, यानी दूसरी ओर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ नए पॉइंट के साथ फिर आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।